बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। और वैसे एक बात बता दूं कि यह जानकारी आज हमने हमारे ही एक कॉल बुक जो साथी जुड़े थे उनसे हमारे पास ऑर्डर आया, मैंने उनसे पिटीशन मंगवाई, तब मुझे याद आया कि 6 साल पहले मैं भी सीआरपीसी में ये कर चुका हूं। तो अब सुनिए, अब बनेगा मेरा रियल वीडियो पूरे नए तरीके से, ताकि ये पोस्ट भी होगा। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आए दिन रिकवरी एजेंट के हरेसमेंट से आप तनाव में आते हैं। मन में कहीं ना कहीं एक डर लगा रहता है कि कोई रिकवरी एजेंट मेरे घर आएगा, घर के बाहर आकर चिल्लाएगा, लोगों को सुनाएगा और मुझे जलील करने का प्रयास करेगा। तो क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं कि कोई रिकवरी एजेंट मेरे घर पर नहीं आए? पहले भी कोई रिकवरी एजेंट आ चुका है, वो पहले बदतमीजी कर चुका है, मुझे फोन आया, फोन पे धमकी दी गई है कि हम रिकवरी के लिए लोग भेजेंगे, यानी कि मेरे यहां पर तनाव पैदा हो सकता है। मैं मल्टीपल लोन का डिफॉल्ट का शिकार हूं, मैं प्रायर नोटिस भेज चुका हूं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं यह भय, यह डर व्याप्त है कि रिकवरी एजेंट आएगा तो कैसे आज हम बचाव करें। आज इसी मुद्दे पर बात करूंगा। साथियों, भारत का कानून बहुत वृहद है, बहुत वृहद, और उसी वृहद कानून के अंदर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की एक धारा है, एक धारा है। उस धारा के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा, उस सेक्शंस के बारे में। कई वकील साथी इस वक्त मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप जब भी अपने, ये छोटा सा काम है, यदि आप ये काम खुद भी करना चाहो तो कर सकते हो, या अपने लोकल एडवोकेट का आप सपोर्ट ले सकते हो। वैसे मैं एक बात बता दूं, ये जो काम है ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से जुड़ा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि आपको वकील भी हायर करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। या आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक एप्लीकेशन तैयार करनी है और वो एप्लीकेशन ले जाकर आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो आपके एरिया के हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसे कहते हैं? कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो तहसीलदार होते हैं, उपखंड अधिकारी एसडीओ होते हैं, एसडीएम होते हैं, जिला कलेक्टर होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स कहलाती है, कार्यपालक न्यायालय कहलाते हैं। तो वहां पर आपको एक एप्लीकेशन देनी है, लेकिन एप्लीकेशन तो देनी है, लेकिन वो है क्या, अभी उस चीज पे मैं चर्चा कर रहा हूं। साथियों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों का प्रावधान करती है। यहां पे लिखा हुआ है कि न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति। ये मैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ रहा हूं, बाद में मैं आपको समझाऊंगा। उन मामलों में जिनमें जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किए गए किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में इस धारा के अधीन कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है। तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है, वह मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश द्वारा जिसमें मामले के तात्विक तथ्यों का कथन होगा और जिसकी तामील धारा 153 द्वारा उपबंधित रीति से कराई जाएगी। मुझे मालूम है अभी आपके सब ऊपर से जा रहा है, लेकिन मैं इसको फिर सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। किसी व्यक्ति को कार्य विशेष न करने या अपने कब्जे की या अपने प्रबंधाधीन किसी विशिष्ट संपत्ति की कोई विशिष्ट व्यवस्था करने का निर्देश
उस दशा में दे सकता है जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट समझता है। ऐसे निर्देश से यह संभाव्य है या ऐसे निर्देश की यह प्रवृत्ति है कि विधि पूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति का या मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का या लोक प्रशांति विलुप्त होने का या बलवे या दंगे का निवारण हो जाएगा। सामान्य शब्दों में कहूंगा, आपके एरिया के जो भी एसडीएम है, एडीएम है, एसडीओ है, यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उनके पास एक आदेश देने की शक्ति है। किन मामलों में? जहां पर अराजकता फैल सकती है, जहां पर अशांति फैल सकती है, जहां पर मतलब कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश कब देगा? जब किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ, जोखिम हो। अब रिकवरी एजेंट से हमको बाधा होती है, क्षोभ होता है, जोखिम होता है, मानव जीवन या स्वास्थ्य को खतरा हो। अब ये लोग अचानक उठ के चले आते हैं तो लड़ाई झगड़ा हो गया तो हमारे जीवन को भी खतरा है। सार्वजनिक शांति भंग होने वाली हो, रिकवरी एजेंट को घर के अंदर आने का राइट नहीं है, वो घर के बाहर ही आ सकता है। और जब वो घर के बाहर आया है तो घर का बाहर का जो हिस्सा है वो सार्वजनिक पब्लिक प्लेस है, और पब्लिक प्लेस जो है ना, पब्लिक प्लेस, वहां पर शांति भंग, तो शांति भंग तो ये लोग करते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। 3-3, 4-4 लोग बिना पट्टे के आ जाते हैं, ठीक है। बलवा या दंगा होने की आशंका हो, कभी कभी यहाँ पर हो जाता है कि वो 2-4 लोग आ गए, आपके 4-8 लोग आ गए, मामला बढ़ जाए। उसके निवारण के लिए लिखित आदेश द्वारा शीघ्र वांछनीय कार्रवाई का निर्देश देगा, यानी कि जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होंगे वो इस मैटर में निर्देश देंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये मैंने पढ़ा जो है BNSS, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 का मैंने सबसेक्शन 1 पढ़ा था। लेकिन आप जिस सबसेक्शन के अंतर्गत एप्लीकेशन दोगे वह एप्लीकेशन जाएगी BNSS 163 सबसेक्शन 2। मैं इसका ड्राफ्ट बना के सार्वजनिक रूप से तो नहीं डाल सकता हूं, यूट्यूब चैनल मेंबरशिप पे और फेसबुक सब्सक्रिप्शन पर जरूर डाल दूंगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको सार्वजनिक करना सही नहीं रहता है। लेकिन मैं ड्राफ्ट बनाना आज इस वीडियो में ही सिखा दूंगा, आप खुद बना सकते हो, सामान्य भाषा में बता दूंगा। अब 163 का सबसेक्शन 2 सुनना। आशुष अग्रवाल कह रहे सिटी मजिस्ट्रेट, बिल्कुल सही। अब इस धारा के अधीन आदेश आपात की दशाओं में या उन दशाओं में जब परिस्थितियां ऐसी है कि उस व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध आदेश निर्दिष्ट है, सूचना की तामील सम्यक समय में करने की गुंजाइश न हो, एक पक्षीय रूप से जारी किया जा सकता है। मतलब यहां पर आप जिस कंपनी के खिलाफ, जिस कंपनी के रिकवरी एजेंट के खिलाफ आप कहोगे ना, उनको सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। यानी आपने ABCD फाइनेंस कंपनी के खिलाफ यदि आपने रिलीफ चाहिए ना, तो उसको सुनने की आवश्यकता नहीं है। यहां डायरेक्ट ऑर्डर होगा, डायरेक्ट ऑर्डर होगा। अब मैं जाता हूं आगे के चीज पे। एक बात ध्यान रखना, ये ऑर्डर 2 महीने के लिए होता है, ये ऑर्डर 2 महीने के लिए होता है। आप एप्लीकेशन मूव करके इसको 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हो। एक्सटेंड, पहला महीना तो वैसे दिक्कत नहीं है, दूसरे महीने से रिकवरी एजेंटों की दिक्कत आती है। 6 महीने आपका कोई रिकवरी एजेंट आपको परेशान नहीं कर पाएगा। अब आपको लग रहा होगा सर ऐसे कैसे हो सकता है, अब बता रहा हूं आगे की बात। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहली बात सुन लेना। सबसे पहले, अब इतनी उम्मीद तो कर सकता हूं कि इतना अच्छा कंटेंट जो आज तक किसी चैनल पे नहीं सुना, लाइक तो दबा सकते हो, तो
फेसबुक पे 109 लाइक है, नहीं सॉरी, यूट्यूब पे 109 लाइक है और फेसबुक पे तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। जितना बढ़ाना चाहो आप बढ़ा सकते हो। यहां पर क्या करना है, मैं अपने नाम का इस्तेमाल करते हुए इस रिपोर्ट को तैयार करूंगा। मान लीजिए आपके मल्टीपल लोन है, तो मल्टीपल लोन का जिक्र आपको नहीं देना है। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है टू करके एसएचओ, थाना प्रभारी, थानाधिकारी, जो भी हो, ठीक है, लिख दी। नीचे आइए, मतलब जैसे मैं हूं, मेरा थाना क्षेत्र, तो मैं अपने थाना क्षेत्र का नाम लिखूंगा कि टू एसएचओ पुलिस अधिकारी महोदय, पुलिस थाना भोपालपुरा, उदयपुर राजस्थान, फ्रॉम नरेंद्र कुमार जोशी, ऑफिस नंबर ये, लोढ़ा कॉम्प्लेक्स, उदयपुर राजस्थान, मेरा मोबाइल नंबर। विषय सुरक्षा चाहने हेतु, न्यूसेंस से बचाने हेतु, जो भी आप लिखना चाहो लिख लीजिए। महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि मैंने एबीसीडी फाइनेंस कंपनी से पर्सनल लोन, बिजनेस लोन ले रखा है। कोई लोन अकाउंट नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखना चाहो तो जिसका लोन अकाउंट नंबर ये है। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के कारण मैं इस लोन को नहीं चुका पाया। ध्यान से सुनना, मैं इस लोन को नहीं चुका पाया, जिस कारण मेरे द्वारा दिनांक, तारीख लिखो, को मेरे द्वारा कंपनी को एक प्रायर नोटिस भेजा गया और लोन रिस्ट्रक्चर और लोन मोरेटोरियम की मांग की गई। साथ ही ऋण से संबंधित समस्त दस्तावेजों की मांग की गई, किंतु कंपनी द्वारा कोई विधिक प्रत्युत्तर पूर्ण तरीके से नहीं दिया गया। अब इसमें दोनों चीजें आ गई, कंपनी ने 2-4 डॉक्यूमेंट भेज दिए तो भी ठीक है, जवाब दे दिया मोरेटोरियम रिस्ट्रक्चर नहीं देंगे तो भी ठीक है, वो पूर्ण रूप से विधिक प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। किंतु कुछ समय से मुझे मोबाइल नंबर लिख दो, 1-2, ये मोबाइल नंबर है, इन मोबाइल नंबर से मुझे लगातार फोन आ रहे हैं और मुझे मेरे घर पे आके तमाशा करने की धमकी दी जा रही है, मुझे मारने की धमकी दी जा रही है और लोगों के सामने बेइज्जती करने की धमकियां दी जा रही है। या फिर कोई अगर आपके घर आ चुका है तो आप वो वर्णन लिख दीजिए कि मेरे घर पे दिनांक इस तारीख को ये लोग इतने बजे आए थे और इन्होंने ये हरकतें की। आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए डीआरए लाइसेंस, होम विजिट लेटर, प्राधिकृत पत्र, थर्ड पार्टी ऑथराइजेशन लेटर लाना जरूरी है और आने से एक दिन पूर्व मेल पर सूचित करना जरूरी है। किंतु इन रिकवरी एजेंट्स द्वारा, आर्यन मलिक साहब, साहूकार को भी प्रायर नोटिस भेज सकते हैं। यार मैंने कहा था बीच में कमेंट मत करना, मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा। तो ये लोग आए और इन्होंने मेरे घर पर न्यूसेंस कारित किया। कंपनी का कार्यालय हमारे शहर में, एड्रेस लिख दीजिए, इस एड्रेस पर मौजूद है। प्रायर नोटिस आपने कहां भेजा वो एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। कंपनी का कार्यालय 310 मंगलम कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल मार्ग, उदयपुर राजस्थान में स्थित है। ये रिपोर्ट जो है ना, आपको आपके पुलिस स्टेशन में के लिए लिखनी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है, मुझे शंका है कि इस कंपनी के रिकवरी एजेंट, अनाधिकृत व्यक्ति या फिर कंपनी कर्मचारी कभी भी मेरे निवास स्थान पर आकर न्यूसेंस कारित कर सकते हैं,
कोई गंभीर वारदात कारित कर सकते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि कंपनी को ताकीद करें कि वह आने वाले 6 महीनों तक मेरे घर नहीं आए और कोई भी न्यूसेंस कारित नहीं करे। स्थान, दिनांक, ठीक है, आपका नाम, मोबाइल नंबर वगैरह जो लिखना है साइन करो और इसको ले जाकर अगर आप थाने में देना चाहते हो दे दो, नहीं देना चाहते हो तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो। नीचे सीसी करके आप लिखना चाहो जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस के आला अधिकारी, उनको आप भेज दो। ठीक है, आपने भेज दिया। अब ये जो कॉपी आपने भेजी, उस कॉपी, डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट, हमेशा कहता हूं कि डिलीवरी रिपोर्ट जरूर निकालें। आपका कोई भी प्रायर नोटिस, कोई भी नोटिस, कोई भी जवाब मायना नहीं रखेगा यदि आप इंटरनेट से डिलीवरी रिपोर्ट नहीं निकालते हो गूगल पे जाकर, तो ध्यान रख लीजिए। अब आपने डिलीवरी रिपोर्ट निकाल ली। अब आपके पास कितने डॉक्यूमेंट हो गए? आपका प्रायर नोटिस, उसकी डाक रसीद, उसकी डिलीवरी रिपोर्ट। इसके अलावा ये एप्लीकेशन, मैं पूरी बात बता रहा हूं रूपकिशोर जी, पूरी। बाई हैंड देना चाहो तो रिसीविंग लेके आना और रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो तो डाक रसीद है, टेंशन ही नहीं। कहीं आपको बयान के लिए जाना ही नहीं है, इसमें टेंशन लो ही मत। ठीक है, एसएचओ के नाम से जाएगी। अब आपके पास डॉक्यूमेंट कितने हो गए? आपका प्रायर नोटिस, डाक रसीद, डिलीवरी रिपोर्ट, यानी कि आपने कंपनी को इंटीमेट कर दिया था। ठीक है, अब जो पुलिस थाने में कॉपी दी वो डाक रसीद, डिलीवरी रिपोर्ट। अगर पुलिस थाने में जाके रिसीविंग लगा दी है, जैसे हीरो फिटकॉप वाले करते हैं, वैसा अगर आपने भी कर लिया है तो वो नोटिस काफी है। अब इसके बाद आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। कोई वकील हायर करने की जरूरत ही नहीं है, कोई वकील हायर करने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी ने आपको फोन पे धमकाया है, एक 10 रुपए की सीडी लाइए, रिकॉर्डिंग को उस पर डाल दीजिए, वो एविडेंस हो गया। अगर किसी ने वीडियो किया है और इस तरीके की गुंडागर्दी की है, उसकी भी सीडी बना दो और अपने मोबाइल में, तो रिकॉर्डिंग है ही आपके पास, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको एक एप्लीकेशन बनानी है और वो एप्लीकेशन कैसे बनेगी, पूरा का पूरा फॉर्मेट बता रहा हूं। सेवा में श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय, उपखंड कार्यालय, बड़गांव, उदयपुर, राजस्थान। आपके जो भी हो, एसडीएम साहब हो एसडीएम साहब, एसडीओ साहब हो एसडीओ साहब, सिटी मजिस्ट्रेट हो सिटी मजिस्ट्रेट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने लिख दिया ऊपर सेवा में श्रीमान ये। फिर या कोर्ट के तरीके से होगा। कोर्ट के तरीके से कैसे होगा? फ्रॉम, अब फ्रॉम वगैरह छोड़ दीजिए, तरीका बताता हूं। फिर आप जैसे पिटीशन फाइल करते हैं, आप लिख दीजिए नरेंद्र कुमार जोशी, पिताजी का नाम ये, कार्यालय ऑफिस नंबर ये, लोढ़ा कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, राजस्थान, ब्रैकेट में पुलिस थाना भोपालपुरा, उदयपुर, राजस्थान, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। फिर नीचे लिख दीजिए प्रार्थी, परिवादी, आवेदक, जो भी आप लिखना चाहते हो। फिर उसके नीचे वर्सेस करके, जैसे आपने पढ़े होंगे आपने जजमेंट, ऊपर वो नाम आ गया, नीचे वर्सेस करके, नीचे वर्सेस करके आप डायरेक्ट कंपनी का नाम लिखिए, ABCD फाइनेंस कंपनी, जरिए समस्त कर्मचारी ऑब्लिक रिकवरी एजेंट। ठीक है, अब यहां थर्ड पार्टी ऑटोमेटिक कवर होगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो ऑब्लिक थर्ड पार्टी भी लिख दो, ABCD फाइनेंस कंपनी थ्रू या जरिए कर्मचारी ऑब्लिक रिकवरी एजेंट ऑब्लिक थर्ड पार्टी, कार्यालय ऑफिस एड्रेस, आपके जिले में जो कंपनी का ऑफिस है ना वही लिखना। ये रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस को छोड़ देना। ठीक है, वो लिख दिया। फिर आप आ जाइए नीचे महोदय,
महोदय, श्री मुझ प्रार्थी श्री नरेंद्र कुमार जोशी की ओर से निम्न निवेदन है। महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि मैं प्रार्थी उदयपुर जिले में भोपालपुरा थाना क्षेत्र में उपरोक्त पते पर निवास करता हूं। मेरे द्वारा विपक्षी कंपनी से, जो कंपनी का नाम लिखा है उसके पीछे विपक्षी लिख देना, विपक्षी कंपनी से एक पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, बिजनेस लोन, जो भी लोन लिया है जिसका लोन अकाउंट नंबर ये है। विषम परिस्थिति और आर्थिक हालात के चलते मैं लोन डिफॉल्ट हो चुका हूं, लोन नहीं भर पा रहा हूं। सर आप धीरे धीरे बोलिए, आपको तकलीफ ना हो, हम वॉल्यूम बढ़ा लेंगे। थैंक यू नीरज जी इतनी मोहब्बत के लिए। तो बिल्कुल सही बात कही आपने, बहरे आप नहीं हो, बहरा मैं हूं। हाँ, कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालात से मैं इस ऋण का भुगतान नहीं कर पाया, जिसके लिए मैंने आरबीआई निर्देशानुसार एक प्रायर नोटिस कंपनी को दिनांक, तारीख लिखिए, को जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट भेज दिया है, जो कंपनी को प्राप्त हो चुका है, जिसमें मेरे द्वारा लोन मॉरेटोरियम और लोन रिस्ट्रक्चर की मांग की गई, साथ ही लोन से संबंधित दस्तावेजों की मांग की गई, क्योंकि मेरे पास लोन से संबंधित कोई दस्तावेज है नहीं, संपूर्ण दस्तावेज नहीं है। विपक्षी कंपनी द्वारा मेरे नोटिस का विधिक रूप से उत्तर नहीं दिया गया। आपको अगर जवाब दिया भी होगा ना, तो जो आपने प्रायर नोटिस दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब कंपनी कभी नहीं दे सकती है। विधिक रूप से उत्तर नहीं दिया गया। अब पहला पॉइंट हो गया। नंबर 2 पे आ जाइए, यह कि मैं कोई विलफुल डिफॉल्टर नहीं हूं, मैं उस लोन को भरना चाहता हूं, लेकिन मुझे इसके लिए समय चाहिए और मैं कंपनी से समय की मांग कर रहा हूं, लेकिन कंपनी के कुछ असामाजिक तत्व जो खुद को कंपनी का रिकवरी एजेंट कहते हैं, रिकवरी एजेंट ऑब्लिक कर्मचारी कहते हैं, वह फोन पर अभद्र भाषा में गालियां दे रहे हैं और घर पर आने की धमकी दे रहे हैं। और घर पर आकर तमाशा करना, न्यूसेंस कारित करने की धमकियां दे रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कंपनी के अनाधिकृत कर्मचारी ऐसा कोई एक्ट कर सकते हैं और जिससे मेरे परिवार का और हमारे क्षेत्र का माहौल खराब होगा और न्यूसेंस उत्पन्न होगा। गंभीर वारदात कारित होने तक की संभावनाएं हैं। अगर आपके साथ हो चुका है तो आप लिखिए कि सोमवार तारीख ये, इस तारीख को इतने लोग आए और आकर मेरे गेट के बाहर खड़े होके उन्होंने तमाशा करना शुरू कर दिया, अभद्र गालियां दी, तू तड़ाक से बात की, मेरे मान सम्मान को तकलीफ पहुंचाई और धमकी देकर गए हैं कि वह आगे भी इस प्रकार का एक्ट करेंगे। मेरे परिवार को जान का खतरा है। हमारे साथ कभी भी कोई भी गंभीर वारदात कारित हो सकती है। इस अवस्था में मुझे आपके सामने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु मजबूर होना पड़ा हुआ है। इस संदर्भ में मेरे द्वारा पुलिस थाना भोपालपुरा में दिनांक तारीख को एक निवेदन पत्र भेजा गया कि कोई अज्ञात लोग या कंपनी के लोग मेरे यहाँ पर आकर न्यूसेंस कारित नहीं करें, इस प्रकार की कार्रवाई करें, किंतु पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण मुझे आपके समक्ष आना पड़ा है। विपक्षी कंपनी के लोग अवांछित लोग हैं, गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, वो कभी भी कोई भी
गंभीर वारदात कारित कर सकते हैं और इन लोगों के कारण हमारे घर, परिवार और मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है, या ये लोग मेरी दुकान पर आ रहे हैं जिस कारण मेरा व्यवसाय प्रभावित हो रहा है और मुझे आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। और बस यही चीजें आपको लिखनी है। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि कोई व्यक्ति आए और इस प्रकार न्यूसेंस कारित करे। यदि मैंने ऋण लिया है, मैं ऋण नहीं भर पा रहा हूं, तो कंपनी मेरे विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। किंतु यदि कंपनी बलपूर्वक इन अवांछित लोगों के माध्यम से बार बार रिकवरी का प्रयास करेगी तो हमारे लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अतः आप श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अतः इस स्थिति में आप श्रीमान से निवेदन है कि इस मैटर में आप पुलिस थाना गोपालपुरा को निर्देश पारित करें कि वह इस मामले में मेरे घर, मेरे व्यवसाय स्थल पर निगरानी रखे और विपक्षी कंपनी को आदेश प्रदान करे कि वह उनके कर्मचारी, रिकवरी एजेंट मेरे घर के 100 गज के दायरे में नहीं आए। उनको डायरेक्शन प्रदान करे, यदि करना चाहे तो कोई कानूनी कार्रवाई करे, लेकिन मेरे घर, मोहल्ले में उपस्थित न हो और कोई भी अवैधानिक कृत्य कारित न करे। आप श्रीमान से निवेदन है कि न्यूसेंस कारित न हो, समाज में अराजकता न फैले, हमारे साथ कोई गंभीर वारदात कारित न हो। इस स्थिति में यह निर्देश पुलिस थाना गोपालपुरा को प्रदान करें। स्थान, दिनांक, हस्ताक्षर, साइन कर दो। यह बन गया आपका प्रार्थना पत्र। अब इस प्रार्थना पत्र की, अब जैसे आशुष अग्रवाल ने लिखा है, दबंग, हेकड़ी किस्म की प्रवृत्ति के ये वर्ड प्रयोग करें, यानी कि जो अच्छे वर्ड आप यूज कर सकते हैं वह यूज करें। यह प्रार्थना पत्र के साथ एक शपथ पत्र बनेगा। शपथ पत्र कैसे बनेगा, मतलब ये एप्लीकेशन हो गई, 2 पेज हो गए, अब तीसरा पेज। सेवा में श्रीमान कार्यपालक मजिस्ट्रेट महोदय, जो भी लिखना है लिख दिया। फिर लिखो शपथ पत्र। महोदय, मैं शपथ करता नरेंद्र कुमार जोशी, पूरा एड्रेस लिख दिया। शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे द्वारा आप श्रीमान के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 163 ब्रैकेट में 2 के तहत, BNSS के तहत माननीय आप न्यायालय में प्रस्तुत किया है। उसमें जो भी कथन अंकित किए हैं वह समस्त कथन सही होकर सत्य है। नीचे सत्यापन लिखना है। फिर महोदय, मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं कि उक्त शपथ पत्र की कलम संख्या 1 से अंत तक मेरे निजी ज्ञान और जानकारी में सही होकर सत्य है। स्थान, दिनांक, हस्ताक्षर, ये हो गया आपका शपथ पत्र। यानी कि एक एप्लीकेशन हो गई, एक शपथ पत्र हो गया। फिर इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट लगाने। डॉक्यूमेंट में क्या लगाना है, आपका आधार कार्ड, आप रहते हो तो पता होना चाहिए, आपका वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। इसके साथ में लोन से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट हो तो वो डॉक्यूमेंट लगाओ। इसके अलावा जो आपके कॉल रिकॉर्डिंग है तो कॉल रिकॉर्डिंग लगाओ। कॉल रिकॉर्डिंग में इन्होंने क्या क्या शब्द यूज किए उनको भी आप इस ड्राफ्ट में लिख सकते हो। इसके साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग है तो उसकी सीडी भी लगाओ, उसमें क्या घटना हुई वो भी आप लिख सकते हो। इसके साथ में आप जो है पुलिस थाने में रिपोर्ट दी, वो डाक रसीद, डिलीवरी रिपोर्ट लगाओ। आपने प्रायर नोटिस दिया, उसके बाद जो आपने डाक रसीद थी वो उसकी डिलीवरी रिपोर्ट लगाओ। अगर कोई कानूनी कार्रवाई हो गई है तो बहुत बढ़िया, ये चीज मैं भूल रहा था। अगर आप कंपनी ने कोई कानूनी कार्रवाई कर दी है तो आप एप्लीकेशन में जोड़ सकते हो कि कंपनी मेरे विरुद्ध सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, सेक्शन 138 NI एक्ट, आर्बिट्रेशन,
ये सारी कार्रवाई कंपनी मेरे विरुद्ध कर चुकी है। जब कंपनी कानूनी कार्रवाई कर चुकी है तो इन्हें रिकवरी करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में निर्देश पारित किया जाए या निर्देश होगा, जो डायरेक्शन होता है वो। ये एप्लीकेशन आपने पेश कर दी। इस एप्लीकेशन को आपने आज पेश किया, सारे डॉक्यूमेंट पेश किए। डायरेक्टली कोई सामने वाली पार्टी को बुलाया नहीं जाएगा। आपके इस मैटर को देख के जो कोर्ट है वो डायरेक्टली एक पेज का एक ऑर्डर पुलिस स्टेशन को दे देगी कि जो स्थान इन्होंने बताए हैं उन स्थान पर शांति भंग न हो, अनाधिकृत विजिट नहीं हो। यह आपकी जिम्मेदारी है। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। उस ऑर्डर को आप अपना पीडीएफ बना लीजिए और जो भी रिकवरी एजेंट फोन करे ना, उससे पहले कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस और ब्रांच को डायरेक्ट रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दीजिए कि माननीय न्यायालय से मैंने ये आदेश लिया है, मेरे घर इलीगल रिकवरी एक्ट ना करें। उसके बाद ये कोई रिकवरी वाली छोरी आ गई, ये गुंडे प्रवृत्ति मवाले आ गए, तो इस ऑर्डर के बेस पे, क्योंकि पुलिस को ऑर्डर किसने दिया है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने दिया है। आप 112 नंबर पे फोन करोगे ना, पुलिस सीधा उनको उठा के लेके जाएगी। क्या कभी कभी नहीं होता है कि मातापोड़ी हो जाती है, फिर आप उनको ठोक देते हो, आपके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो जाती है? तनाव ही नहीं। उसके बाद जब कोर्ट का ऑर्डर है तो किसकी मजाल कि आपको परेशान करें। यानी कि इस मामले के अंदर यदि कोई रिकवरी एजेंट, कंपनी का कर्मचारी, ब्रांच मैनेजर, जोनल मैनेजर, कलेक्शन मैनेजर, एरिया मैनेजर, कंपनी का एमडी भी क्यों ना, एमडी भी, वो भी नहीं आ सकता है। वो अगर वो आना चाहेगा तो हाथ जोड़कर आपसे परमिशन मांगेगा और परमिशन मांगकर आपके पास आएगा। तो जो प्रार्थना पत्र लिखते हो ना, ये प्रार्थना पत्र 163 सबसेक्शन 2 BNSS के अंतर्गत, और दुनिया में कोई जरूरी नहीं है कि किसी प्रार्थना पत्र में आप जो है धाराओं का उल्लेख करें। आप बिना वकील के आप ये चीज खुद कर सकते हो। कुछ नहीं, पेज बनाने हैं, पिन लगानी है, कोर्ट में पहुंच जाना है, दे देना है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि प्रत्येक कंपनी के लिए अलग होता है। ये मत सोच लेना कि मल्टीपल लोन है, सब में जोड़ दूंगा। भले 5 लोग हैं, 5 लोन है, एक ही दिन में 5 लोन की एप्लीकेशन आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कोई कठिन काम नहीं है। यदि आप किसी एडवोकेट को भी कहोगे ना क्या, तो इतने इस काम को तो वो इजीली कर लेंगे। और मैं इस वीडियो को क्रॉप करके काट के इसका जो मेन पार्ट है ना, वो वापस पोस्ट करूंगा। आप सुन लेना, समझ लेना, या उन वकील साहब को वीडियो दिखा देना, वो खुद कर लेंगे मामूली सी फीस में, क्योंकि इसमें कोई ट्रायल नहीं चलेगी। एप्लीकेशन पेश हुई, सीधा एक ऑर्डर जारी हो जाएगा। कोई विपक्षी को तलब नहीं किया जाएगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक पक्षी आदेश जारी हो जाएगा। यह आदेश स्टार्टिंग 2 महीने के लिए रहेगा। जैसे ही दूसरा महीना खत्म होने वाला हो, वापस पहुंच जाओ कि श्रीमान इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, तो उसको 6 महीने तक और बढ़ा देंगे। तो साथियों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। यानी कि रिकवरी एजेंटों का घर पे आना, प्रतिबंधित करना, वो भी कोर्ट के माध्यम से, और वो भी एक लोन डिफॉल्टर के अधिकार की हैसियत से कि लोन डिफॉल्टर है, कोई क्राइम नहीं किया है, कोई क्राइम नहीं किया है, ठीक है ना। और आशु जी अग्रवाल कह रहे हैं, मानना पड़ेगा गुरुदेव, इस इंडिया की कोई काट नहीं है। आइडिया, मैं वही सोचो क्या दिखा आपने। तो ये चीज साथियों, मैंने पूरी कोशिश की कि पूरी एप्लीकेशन मैं आपको समझा पाऊं, सरल भाषा में बता पाऊं, आप उसको ड्राफ्ट कर सकते हो। रिकवरी एजेंट का घर पे आना बंद, आपके बिजनेस पे आना बंद, तनाव खत्म। अब अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो दिल से बोल सकते हैं कि कैसी लगी है जानकारी। और ये कोई मजाक नहीं है, ये मैं आपको अकॉर्डिंग टू लॉ बताया है, जिसको आप कल ही अप्लाई कर सकते हो,
चाहे आपके 5 लोन है, 5 लोन। अब भरत जी कह रहे सर एक ड्राफ्ट बना कर दीजिएगा। सर एक्चुअली हर चीज का ड्राफ्ट नहीं होता है। आपने प्रायर नोटिस दिया कि नहीं दिया, किस तारीख को दिया, कब डिलीवर्ड हुआ। अब आपको रिकवरी के कॉल आ रहे हैं कि आपके घर पे रिकवरी एजेंट ने विजिट की है, कोई बदतमीजी की है कि नहीं की है, ये मैं नहीं जानता। बहादुर सिंह जी का कमेंट देखा, अभी तक सोए नहीं है क्या आप? तो इसके लिए तनाव मुक्त रहे। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अब अगर आप सुपर चैट करना चाहो ना तो दिल खोल के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा यही था, ये मकसद था कि जब तक मेरा ये टारगेट कंप्लीट ना हो ना तब तक बीच में डिस्टर्ब नहीं हो। तो साथियों ये चीज आप अप्लाई कीजिए। ये हमारे साथी थे जिन्होंने अप्लाई किया और इन्होंने ये कोर्ट का ऑर्डर भी लिया। जिन्होंने कोर्ट ऑर्डर लिया, ये कोर्ट ऑर्डर है उनका, इस तरीके से कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है ना। अच्छी लगी ना जानकारी? साथियों जो लोग YouTube चैनल मेंबरशिप में है वो जान रहे हैं, ऐसी ही जानकारी हमने कल क्रॉस एग्जामिनेशन की दी थी। कल रात करीब 2 घंटे लाइव चला था और हम एक फाइनेंस कंपनी से जुड़े व्यक्ति को ही हम हमारे चैनल पर लाए और हमने क्रॉस एग्जामिनेशन किया था। थैंक यू हाईटेक शांत जी, थैंक यू आपकी सुपर चैट के लिए। और उससे पहले हमने आर्बिट्रेशन कवर किया था और आर्बिट्रेशन में वो चीजें निकाली थी जो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता है। उससे पहले हमने सेक्शन 25 पे चर्चा की थी और अभी तो हमारे कितने दिन बाकी है? शनिवार को हमारा और लाइव रहेगा। कल आज क्या वार है? गुरुवार है, शुक्रवार है आज। थैंक यू श्रवण जी आपके सुपर चैट के लिए। थैंक यू रूप किशोर जी आपके सुपर चैट के लिए। आज वार गुरुवार है, कल और परसों 2 दिन और हमारे मेंबरशिप चैनल पे लाइव रहेगा। धन्यवाद विशाल जी, कम समय के अंदर आप हमसे अच्छे जुड़े हैं। विनोद जी थैंक यू सो मच आपकी सुपर चैट के लिए। साथियों ये महत्वपूर्ण जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी। और ये तो आप दावा करता हूं ना, आज तक आपने YouTube चैनल पे ये जानकारी लोन के मैटर में नहीं सुनी होगी कि हम क्या कर सकते हैं। सर किस तरह से 30,000 का लोन लिया था 42? कुछ नहीं होता है इतने छोटे लोन में, कोई तनाव नहीं लो, कुछ नहीं होता है, तनाव लेना ही नहीं। कंज्यूमर फॉर्म वाला थोड़ा सा बता दीजिए। कंज्यूमर फॉर्म का भी करते पांडे जी, हम करें क्या? हर दिन दूसरी चीज नजर आ जाती है। गजानन जी नमस्कार, थैंक यू आपकी सुपर चैट के लिए, थैंक यू सो मच। गौरव जी पुनिया साहब आपकी डबल हो गई, थैंक यू सो मच आपकी सुपर चैट के लिए। विष्णु दत्ता जी थैंक यू आपके सुपर चैट के लिए। फैंटेस्टिक वीडियो, थैंक यू डॉक्टर साहब। सर अगर 2 मंथ हो गए और प्रायर नोटिस न दे पाया हूं तो पता नहीं आपकी वीडियो देखी है तो क्या सॉल्यूशन है? सर प्रायर नोटिस नहीं दिया है तो प्रायर नोटिस दे दीजिए। हमारे YouTube चैनल मेंबर के लिए हमने शानदार ऑफर रखा हुआ है, वो जानते हैं। और एक बात बताऊं, हमारी कॉल बुकिंग सर्विसेज में शुरू से अंत तक की, लास्ट तक की सर्विसेज देते हैं और 6 से 10 में जो कॉल करने का कमिटमेंट है ना, ये गले की हालतें खराब हुई पड़ी है। मेरा तो पहला कमेंट था आज, थैंक यू। शुभम सिंह जी राजपूत, आई एम आल्सो हाई कोर्ट एडवोकेट, थैंक यू शुभम जी। कौन से हाई कोर्ट से बिलोंग करते हैं आप? ताकि हमको जरूरत पड़े तो हमारे साथी आपसे जुड़ पाए, ये जरूर बताएं आप मुझे जानकारी जरूर दें, क्योंकि हमें हमारे साथियों को जितने भी जुड़े हैं हर जगह सहयोग की जरूरत है। सर कल शाम को आपको कॉल कर सकते हैं क्या? कर लीजिएगा पांडे जी, नो इशू। आदित्य कुमार जी थैंक यू सो मच आपकी सुपर चैट के लिए, थैंक यू सो मच। पाठक साहब के भी कमेंट बहुत खतरनाक होते हैं हमारे, थैंक यू मारूफ जी। बजाज फिनसर्व का भी सेटलमेंट हो जाएगा क्या? सबसे अच्छा सेटलमेंट करता है बजाज। मैं कहता हूं
अगर फाइनेंस कंपनियों में सबसे अच्छी कंपनी कोई है ना, अब आप पूरा मान जाओगे, तो बजाज है। ठीक है, उनकी रिकवरी के लोग परेशान करते हैं, लेकिन आपको बजाज फाइनेंस का कभी सेक्शन 25 का नोटिस नहीं आएगा, 316 318 का नोटिस भेजेंगे ही नहीं। आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजेंगे, आपने ऑब्जेक्शन दे दिया, रिकवरी की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट सेटलमेंट करते हैं और अच्छा सेटलमेंट करते हैं। वेरी यूजफुल वीडियो, थैंक यू। मोहित मेहता, सर आप कौन से गांव से हो? अरे यार, व्यक्तिगत जानकारी मत पूछो मुझसे, मैं लोगों के टारगेट पे रहता हूं। मनीष डगर जी कह रहे बकवास, थैंक यू सो मच बकवास सुनने के लिए, क्यों अपना कीमती वक्त आपने जाया किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मनीष डगर जी। लेकिन यह है कि अब आपके सारे रिकवरी एजेंटों की अब पोलम पट्टी खुल जाएगी, तैयार रहिए, अभी तो बहुत सारे वीडियो वायरल होंगे। मनीष डगर जी, बेट सेटलमेंट सबके होते हैं कृष्णा जी, तनाव नहीं लेना है। ये मनीष डगर पक्का रिकवरी एजेंट वाला है। अभी हमारे आशु जी अग्रवाल की नजर पड़ी नहीं है सबकी उन पे, वरना यही धो देंगे वो। लव यू सर, आपको कल कॉल करता हूं बाकी डिटेल्स के लिए। धन्यवाद विष्णु जी। साथियों, बड़े लंबे दिनों बाद आज लाइव का सिर्फ और सिर्फ एक कारण था कि कुछ रिकवरी एजेंट को लग रहा था कि हम केवल उनका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, उनका इलाज नहीं कर रहे हैं। और जो गुंडागर्दी इन्होंने की है ना, अभी आपने आज की खबर देखी होगी, चप्पलों से पीटा है। मैं घर की महिलाओं से कहना चाहता हूं, जो घर में रिकवरी एजेंट यदि आपके घर में आए ना और महिला यदि अपना सैंडल निकाल लेना, किसी रिकवरी एजेंट की मजाल नहीं है वहां खड़ा हो जाए, और एक महिला के हाथ से मार खाना, कोई केस भी नहीं होगा, तनाव नहीं लेना। इसलिए घर की महिलाएं सशक्त बने, दुर्गा बने। क्या इन टुच्चों की क्या औकात है? अब वो कृष्णा जी गौड़ ने भी कह दिया मनीष धनगर भाग जा यहां से। तो घर की महिलाओं को भी इतना एक्टिव रखो, जूतों से मारो। और मैं आपको एक बात बताऊं, हम रोड से जा रहे होते हैं, हम जब रोड से जा रहे होते हैं, हम अकेले होते हैं, हम देखते हैं कुत्ते भौंक रहे हैं और हम डरेंगे, हम भागेंगे, कुत्ता और भागेगा। लेकिन आपने कभी गौर किया, प्लेन रोड पे एक भी कंकड़ नहीं पड़ा है, लेकिन आपने झुक कर अगर कंकड़ लेने का नाटक किया तो कुत्ते भाग जाते हैं। बस ये इलीगल रिकवरी एजेंट वही है, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू ब्रिजेश जी। सर आपको ड्राफ्ट व्हाट्सएप पर भेजा हूं, एक बार चेक करें जरूर सर। अब तो रात का टाइम हो गया, कल मॉर्निंग में एक छोटी सी मिस कॉल कर लेना। हाँ, थैंक यू वसीम राजा मंसूरी जी आपके सुपर चैट के लिए। सर योर इंफॉर्मेशन इज यूनिक एंड रियली हेल्पफुल फॉर ऑल पीपल फेसिंग दिस इश्यू। सैल्यूट एंड मेनी थैंक्स, थैंक यू सो मच। आपने मुझको बहुत सपोर्ट किया है, थैंक यू सर। साथियों एक बात बताऊं, एक समय था शाम 6 से 9 हम सिर्फ कॉल पे बात करते थे, कुछ भी नहीं। हमें धीरे धीरे मालूम पड़ा कि शाम 6 से 9 में आपको भी 10 काम होते हैं, कई दिमागों में तनाव होते हैं। तो हमने एक व्यवस्था शुरू कर ली, जो भी कॉल बुकिंग में साथी जुड़े हैं ना, वो दिन में ही व्हाट्सअप कर दीजिए। बस ये वॉइस क्लिप बोल के मत भेजना, टाइप करके भेज दो, कोई नोटिस आया है तो भेज दो आपको, और एक छोटा सा मिस कॉल कर दो ताकि हम कोर्ट में डिस्टर्ब नहीं हो। आपको जवाब मिल जाएगा घंटे 2 घंटे में, जब भी हम फ्री होते हैं बिल्कुल जवाब मिल जाएगा। सभी साथियों से निवेदन है कि कॉल बुक में आप ज्वाइन हो जाओ। मेरा 6 महीने में 11 लोन में 3 सेटलमेंट हो गए सर के कारण। थैंक यू पंड्या जी। आपका जितना बड़ा मामला है ना, आज जुड़े हुए आधे लोगों का भी मामला नहीं होगा उनका। थैंक यू तुलाराम जी आपकी सुपर चैट के लिए। साथियों रिकवरी एजेंट के लिए एक मंत्र रखो, आज के बाद बिना कॉल रिकॉर्डिंग बात नहीं करनी है, बिना वीडियो रिकॉर्डिंग बात नहीं करनी है। रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो राजेश जी। हाँ, मैंने अभी जो कंटेंट बताया उस कंटेंट में आपका कोई भी सवाल है तो मुझे आप पूछ सकते हो। पाठक साहब कह रहे हैं मैंने तो 5 महीने में
9 में से 7 हो गए। थैंक यू पाठक साहब ये बात स्वीकार करने के लिए। सर ये रिकवरी एजेंट आज रात भर सोएगा नहीं, अपनी बेइज्जती करवाने आ गया यहाँ। वैसे भी इनको आदत होती है सूंघने की। सब होगा नाकोड़ा जी, टेंशन मत लीजिए। आप एक वीडियो आपने निजी अनुभव पर बनाया जिसमें आप अपनी जर्नी में लोन सेटलमेंट, मैंने आपकी वीडियो में सुना है आपने भी फेस किया। बिल्कुल सर, मैंने लाइव में इन चीज़ों को शेयर किया है। और मेरे एक साथी है जिस महाराष्ट्र में जहाँ मैं रहा हुआ हूँ वहाँ पर वो थे, सीमाचल जी कह रहे थे आपके सपोर्ट में 6 महीना सर्वाइव कर लिया, एक लोन सेटलमेंट भी हो गया और जो बैंक आर्बिट्रेशन भेजा था वो भी सेटलमेंट करने को आया है। आर्बिट्रेशन से डरना नहीं है लेकिन रिप्लाई देना है। और जब भी कोई कॉल रिकॉर्डिंग आती है ना उनको जरूर सुनो। बताओ रिकवरी वाले ने भी आपकी मेंबरशिप पहले, हाँ मेंबरशिप पे रिकवरी वाले भी है। डॉक्टर एनपी साहब कह रहे हैं सर अपना अगला वीडियो एनपीए टू राइट ऑफ और सेटलमेंट। बिल्कुल सर, सभी साथी सर का आशीर्वाद जरूर लेना। अरे कृष्णा जी मुझे बुजुर्ग मत बनाइए। आज मेरे एक साथी ने मुझे फ़ोन किया, हाँ अंकल। मैंने कहा भाई किसी दिन एक दिन मेरे साथ रह जाओ और सारे दिन टिके रहो मेरे साथ, मालूम पड़ेगा अंकल कौन है। मैंने उनको डायरेक्ट कहा, मजाक में कहा क्या, मैं कहा अभी भी 25 वाली, भले 40 प्लस हो गया हो लेकिन उमंग अभी भी 25 वाली है। डॉक्टर यूसुफ वोरा आपका वीडियो सुन रहे हैं और खुश होकर दिल से सलाम बोलना चाहते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। साथियों में एक बात कहूंगा, कभी कभी दिल को बहुत सुकून मिलता है। आप जो मुगल इरफान जी है ये हमसे जुड़े, हमसे प्रायर नोटिस वगैरह लिए। डॉक्टर यूसुफ वोरा जी हमारा वीडियो सुन रहे हैं, कहना मुझे अच्छा नहीं लगता है पर वह मतलब नेत्रहीनता इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। मतलब आप सृष्टि को नहीं देख पा रहे हो, वो भी लोन डिफॉल्ट के चक्कर में फंसे। मुगल इरफान जी ने उनको सपोर्ट किया। डॉक्टर साहब ने सिर्फ एक बार मुझे फ़ोन किया और मैंने उनको पूरा गाइड किया। कल या परसों शायद उनका फ़ोन आया था। मैंने कहा कोई चिंता मत करो, जब भी तनाव हो मैं बैठा हुआ, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। सर सभी लोगों से एक बात कहूंगा, अगर आप इस वीडियो को परमानेंट देखना चाहते हो ना तो YouTube पे इसको लाइक कर देना, क्योंकि फेसबुक पे एक इशू है। फेसबुक पे 1 महीने बाद